वेलकम टू अनदर डीप डाइव इनटू इंजीनियरिंग इनोवेशन एंड अप्लाइड साइंसेज। आज हमारे साथ हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद एहसन गुल हैं। स्पेशलिस्ट हैं मटेरियल साइंसेज में, मेडिकल डिवाइसेस डिवाइस टेस्टिंग में एंड रोबोटिक सिस्टम डेवलपमेंट में। सो डॉक्टर गुल जो है उन पीएचडी है उनकी आलबर्ग यूनिवर्सिटी डेनमार्क से, और डेनमार्क में ही है। और ये टेस्ट इंजीनियर है वहाँ। और इस इनमें इनका मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है बेसिक, और करंटली वर्किंग एज अ टेस्ट सिस्टम इंजीनियर एट नोवो नॉर्डिक। सो ग्लोबल लीडर इन हेल्थ केयर एक्चुअली। सो फ्रॉम डेवलपिंग रोबोटिक्स ecoskeletons to validating drug delivery systems under ISO standards, his experience spans academia, industry, and quality compliance. So let's explore how multidisciplinary engineering meets real world impact in healthcare and beyond. So thank you very much, Dr. Gul, for joining this. आपका जर्नी डेफिनेटली अक्रॉस robotics, smart systems, no medical devices validation in one of the world's leading pharma tech companies. So आप क्या में कुछ रहनुमाई फरमाएंगे कि दिस माइंडसेट शिफ्ट जो है फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च टू हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ये कैसे हुआ? और इसके अंदर फिर आपने जो आपका जो जर्नी है खासतौर पर पाकिस्तान से फिर ये जो डेनमार्क में और पीएचडी का जर्नी, इस हवाले से कुछ थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच हबीब भाई। इंशाल्लाह मैं अपने फेथफुली जो कुछ भी एक्सप्लेन कर सका वो बेस्ट ट्राई करूंगा कि वो मैं एक्सप्लेन करूं ये यहाँ पे। तो अगर स्पेसिफिकली मैं आपके इस क्वेश्चन को लूं कि मैं कैसे एकेडेमिया से हेल्थ केयर के अंदर स्विच किया, तो इवेंचुअली मैं ये समझता हूं कि सारी टेक्नोलॉजीज और सारी स्टडीज, उनको कहीं ना किसी फेज के अंदर कमर्शलाइजेशन प्रोसेस में जाना होता है। तो मैं हमेशा से अपने आप को इस नजरिए से देखता था कि मैंने जब पी आई वॉज कन्विंस्ड कि मैं एक R&D के प्रोसेस से गुजर चुका हूं। और उसके बाद हम, आपको पता है, जब यहाँ बाहर यूनिवर्सिटीज के अंदर हम बैठते हैं तो यहाँ पर लोग कमर्शलाइजेशन और इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं बिलीव करता हूं कि किसी भी टेक्नोलॉजी की वायबिलिटी जो है वो उसी वक्त ही असेस की जा सकती है कि अगर उसका मार्केट पोटेंशियल देखा जाए। ऑफ कोर्स अदर टेक्नोलॉजीज भी हैं, मतलब बट मेरा ये मेन कंसर्न हमेशा से रहा था कि मैं R&D के बाद मैं टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइजेशन तक और एंड में एक, कैसे आप जो है ना एक कॉमन पीपल को बेनिफिट करते हैं अपनी R&D से होते हुए, तो उस चीज को मैं देखना चाहूंगा। तो वो जो है ना, इस चीज ने मुझे कन्विंस किया कि मैं ट्रांजिशन, मैं अपने आप को जो हूं अब लेके जाऊं आगे एकेडमिया से इंडस्ट्री के अंदर। जी जी, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसमें फिर आपका जो पाकिस्तान से जर्नी है या इधर पीएचडी वाला, वो भी थोड़ा सा उस हवाले से भी अगर कोई हमें रोशनी डालें कि ये जो एकेडमिक प्रोफेशनल जर्नी आपका अर्ली स्टडी इन पाकिस्तान से शुरू हुई, फिर पीएचडी की तरफ आई डेनमार्क में, फिर आपका करंट रोल है नोवो नॉर्डिक के हवाले से। जी, मैं आपको, लेट्स बिगिन विद माय बैचलर्स। तो मैंने अपनी बैचलर्स जो है वो यूटी टेक्सला, उसका सब कैंपस था उस वक्त चकवाल में। अभी वो डिसॉल्व करके उसको वापस टेक्सला के अंदर मर्ज कर दिया। तो मेरा वहां से बैचलर्स था मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद मैंने मास्टर्स, बाय द वे मैं यहाँ ये बताता चलूं कि उस वक्त से ही मैंने फाइनल ईयर अपना प्रोजेक्ट भी रोबोटिक्स के ऊपर ही किया था। तो उस वक्त से थोड़ा सा इंटेंशन थी, और मैं थोड़ा मतलब कन्विंस था कि ये जो फील्ड है इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, और थोड़ा यंग ब्लड भी था तो इंसान को लगता है कि कुछ न्यू चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो इसी चीज की वजह से मैंने वहां पे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इसी में किया। आफ्टरवर्ड्स मैंने विदाउट एनी ब्रेक मास्टर्स किया मैकाट्रॉनिक्स के अंदर ही ईएमई कॉलेज से। तो मैंने अपने मास्टर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट ऑप्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू बीसीआई एंड प्रोस्थेसिस। बीसीआई में कुछ ज्यादा काम हो नहीं पाया, तो बस प्रोस्थेसिस के ऊपर ही जो है अपना काम वगैरह डिफेंड करके निकल गया।
उसके बाद मैं अभी अपने थीसिस को खत्म ही किया था और अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह अप्लाई करता फिर रहा था। तो मीनवाइल ये हुआ कि मैंने कुछ जगहों पे अप्लाई शुरू कर दिया। आई वॉज थिंकिंग, मुझे मेरे काफी टीचर्स भी ये कहते होते थे कि यार ऐसा तुमने जो है ना एकेडमिया के बंदे नहीं हो, तो तुम ना इंडस्ट्री में जाओ, वहां पे तुम बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं ये समझता हूँ कि समटाइम जो आपके अराउंड पीपल होते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं, स्पेशली आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको जज कर रहे होते हैं कि इस बंदे का टेम्परामेंट क्या है, और क्या सिचुएशन है, ये आगे किस डोमेन में प्रोग्रेस कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। काफी हद तक बातें ठीक होती हैं उनकी, अनलेस हम लोग अपना जो है अपना पाथ है वो चेंज ना करें। मतलब एक एक अगर टीचर किसी को कहेगा कि यार ये तो निकम्मा आदमी है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऑफ कोर्स वो है। और जब तक वो एफर्ट नहीं पुट करेगा तो डिफिकल्टी होगी। बाय द वे, मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि जब मैं पास आउट हुआ बैचलर्स में से, मेरा जो जीपीए था, आई वाज थर्ड फ्रॉम द लास्ट। तो उस वक्त काफी लोग हम गाइड करते थे, हमारे सीनियर्स कहते थे कि यार जीपीए डजंट मैटर। और बाय द वे, मैं आपको और आपकी ऑडियंस को बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और मैं लोगों को कहूंगा और अपने बैचलर्स के बच्चों को कहूंगा कि तुम लोग जितनी मेहनत करके, जितनी एफर्ट पुट करके अपनी फाउंडेशन बैचलर्स के अंदर बना सकते हो, बना लो। बिकॉज मैंने इतना अच्छे से बैचलर्स अपना नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे अपने मास्टर्स में भी सफर करना पड़ा, और डेफिनेटली अपने पीएचडी में भी सफर करना पड़ा। बिकॉज उसकी रीजन ये है कि जब आप मास्टर्स या पीएचडी में आते हैं, नो वन इज विलिंग टू टीच यू के हाउ टू ड्राइव द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये किरचॉफ लॉ से आपने कैसे करंट वगैरह फाइंड करने। तो ये चीजें इट्स सपोज टू बी डन इन द बैचलर्स। इस चीज का आपको कोई प्रोफेसर टाइम नहीं देता कि आप ये काम करें। एंड बाय द वे, मेरी चूंकि फाउंडेशन इतनी वीक थी कि जिसकी वजह से मैंने अपने पीएचडी में पहले 1.5 ईयर 2 इयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कि कैसे था। तो इसीलिए मेरा जो मास्टर्स भी था वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया, कि जो है मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी डंप करनी पड़ रही थी और बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी, कि जो है ना टू ओवरकम, कि जो डेफिशिएंसी मैंने छोड़ दी थी अपने अंदर बैचलर्स के। ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी, और खास तौर से पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है कि वहां पर जिनके पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते, जिनके पास स्कॉलरशिप्स है, उनके पास तो अच्छा टाइम है, वो अपना फोकस करें, अपनी एनर्जी स्पेंड करें। अदरवाइज आपको पता है यहाँ यूरोप के अंदर क्या सिचुएशन होता है, यहाँ बच्चे पार्ट टाइम काम करके अपने खर्चे भी पूरे करते हैं और साथ स्टडीज भी करते हैं। तो ये वन ऑफ द ब्लेसिंग है जिसको हम लोग ने उस वक्त एक्नॉलेज नहीं किया। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो आज के बच्चे हैं वो इसको कंसिडर करें। उसके बाद मैं मास्टर्स के अंदर मैंने अपनी स्टडीज वगैरह की, वहां पर मुझे यूएमई कॉलेज के अंदर आरएशिप का मौका मिला। मैं वहां पर लैब्स वगैरह कराई, एक एक सब्जेक्ट में एक टीचर के साथ टीचिंग असिस्टेंट भी था। तो उससे काफी कुछ सीखने को मिला। एंड आफ्टरवर्ड्स आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर, जब मेरे मास्टर्स एंड होने वाला था, आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स। जब भी एक इंडस्ट्री में जॉब पे जाते थे, वो लोग कहते थे कि भाई तुम ओवर क्वालिफाइड हो। कोहाट सीमेंट फैक्ट्री में अप्लाई किया, और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट की एक्सटेंशन प्रोजेक्ट था, इस पे किया। तो उस वक्त पैसे भी अपने पास कोई नहीं होते थे। तो एक सीनियर की या किसी दोस्त की मोटरसाइकिल पकड़ के, एक साथ मेरा बडी होता था रूममेट साद, तो 50-50 रुपए का पेट्रोल डाल के हम शुरू होते थे पिंडी के अंदर। वो बैरिया यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होते थे और टेक्सला तक सीवियां फेंकते थे प्रिंट करा के। तो एयर यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर गार्ड ने रोक लिया, उसने कहा भाई हमने तुम्हें अंदर नहीं जाने देना। तो जहां पे फिर नहीं जा सकते थे, वहां स्टूडेंट बन जाते थे कि यार हमने एडमिशन लेना, पता करना है तो क्या सिचुएशन है। तो एवरी टैक्टिक्स वी हैव अप्लाइड कि हम जो है ना अपना कोई ना कोई प्रोफेशनली कोई सिरा पकड़ लें, अपनी जॉब के अंदर चले जाएं या कुछ कर लें। तो खैर ये हालात थे, और कहीं और रास्ता मिल नहीं रहा था, तो फिर जिधर दिल करता था वहां अप्लाई कर देते थे। बाय देन फिर ये सिचुएशन हुई कि मुझे 3 यूनिवर्सिटीज ने इकट्ठे अप्रोच किया। आल्दो आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी एज ए लेक्चरर, बट मुझे कॉमसेट सहीवाल ने अपॉर्चुनिटी दी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने दी, उन्होंने मुझे विजिटिंग में भी हायर किया हुआ था।
और उसके बाद मुझे नस्ट ने दी, और मैंने फिर नस्ट को ज्वाइन किया। एंड आई सर्व्ड मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर फॉर 2.5 years। मैं वहां पर जो मेन सब्जेक्ट्स थे मेरे, जिनको एक्चुअली वो सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज है। अ, तो और मैं मैकाट्रॉनिक्स का बंदा, मैं सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चला गया। हालांकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अगर कोशिश करता तो अपने डोमेन के अंदर या मैकेनिकल किसी डिपार्टमेंट में या मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हो सकता था। कॉमसेट्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी साहिवाल में। और हालांकि साहिवाल मेरा आबाई शहर है, लेकिन मैंने उसे चूज नहीं किया उस टाइम, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं अगर कैपिटल रीजन में या इसके आसपास रहूंगा तो मेरे पास ना अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर हैं। बिकॉज आपको पता है वो एक फेडरल टेरिटरी है। आपके सारे टेस्ट, आपके सारे, खास तौर पे जो एटॉमिक एनर्जी के आर वगैरह, ये एक बहुत बड़ी ये एक ऐसी organization है जो बहुत बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर लोगों को अब्जॉर्व करती हैं, ग्रेजुएट्स को लेती हैं। तो वहां पर सिचुएशन थी, मैंने कहा यार यहाँ स्टे करते हैं, यहाँ से मुझे कोई बेहतर जॉब भी ऑफर हो सकती है, और मे भी यहाँ से मैं अगर पीएचडी के लिए अपने रास्ते वगैरह ढूंढना चाहूँ तो शायद मेरे लिए कोई अल्लाह पाक आसानी करे। बाय द वे, तो मैंने जब इधर देखा, हालात वगैरह देखे, तो मैंने ना, मेरे पास ईएमई का ऑप्शन था, मेरे पास कॉमसेट्स का ऑप्शन था, मेरे पास यूएल इस्लामाबाद का ऑप्शन था। बट मैं एमसीई चूज करने की रीजन ये थी कि मैंने जब एमसीई का इंटरव्यू दिया, वहां पर मैंने एक चीज नोटिस की कि जो वहां पर मेरे पास फैसिलिटीज ज्यादा हैं। एक तो हार्ड एरिया का करके वहां पे 5,000 रुपया एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता था। दूसरे नंबर पे सिचुएशन ये थी कि वहां पर रेजिडेंस मुझे उन्होंने दी, ऑल्दो कि मैं उसे पे कर रहा था, बट उन्होंने मुझे एक रेजिडेंस दी। वहां पे मेस था, खाने पीने का सिस्टम था। एक्चुअली जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं एक ह्यूमन की, वो सारी आपको हुई हुई वहां पे मिलती थी। जबकि मेरे जो अदर कोलीग्स थे जो कि इस्लामाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़े थे, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि सम टाइम उनको अकोमोडेशन मिलती नहीं थी यूनिवर्सिटी में। तो उनको बाहर जो है ना अपनी अकोमोडेशन खुद से प्राइवेटली अरेंज करनी पड़ती थी। और मैंने ये चीज नोटिस की कि अगर मैं अगर इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ पे प्राइवेटली अकोमोडेशन या चीजें वगैरह अरेंज करनी पड़ती हैं, ऑफ कोर्स हर बंदे की प्रायोरिटी होती है कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, बड़े शहरों के अंदर रहे। वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर होती हैं, और इंजॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज के सेंस में तो लोग कम ही सोच रहे होते हैं। लोग ज्यादा ये सोचते हैं कि यार सेंटोरस पास है, चीजें पास है, मौजे करेंगे। तो लेकिन मैंने ना ये चीज समझी कि अगर मैं अगर मेरे लिए ये परेशानी है, अपने अपार्टमेंट को अरेंज करना है खुद से, वहां पे फिर ऑफ कोर्स खाना बनाना है, अदर नहीं बनाना तो होटल से लेके आना है, काफी ज्यादा एक्टिविटीज थी। ऑन द अदर हैंड मैंने जब एमसी को देखा ना, वो कैंटोनमेंट था और मुझे उसके अंदर रेजिडेंस मिल रही थी विद फुल, इंक्लूडिंग मेरे वो मतलब वहां पे मेस भी था, लॉन्ड्री भी थी, हर चीज थी, मुझे हर चीज हुई हुई मिलती थी। तो मैंने जब वो चीज देखी ना, मैंने कहा यार दिस ये जो टाइम में मेरे दोस्त जो लेक्चरर ऑलरेडी हैं नस्ट के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जिनके पास अकोमोडेशन वगैरह अंदर नहीं है नस्ट के अंदर, तो वो बाहर वो बेचारे बड़े बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब स्ट्रगल इस सेंस में कर रहे हैं, उन्होंने शाम को घर आना होता है, फिर उन्होंने मतलब कोई चीज खराब हो गई है, कपड़े अपने उन्होंने खुद धोने हैं, उसके बाद उन्होंने अपने खाने का अरेंजमेंट खुद करना है, सारी चीजें। तो मैं इस चीज से बड़ी जुम्मा हो गया और चला गया एमसी में। और मैं एमसी जब गया तो मैं इस नजरिए के साथ गया था कि यहां पर मैं अपना जो टोटल टाइम स्पेंड करूंगा, इट वुड बी कंप्लीटली स्पेंड ऑन माय पर्सनल डेवलपमेंट। मैं अपनी, और दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज डॉक्टर साहब मुझे लगी एमसीई की, और खास तौर पे एक एमसीई की और दूसरा सीए जो एरोनॉटिकल कॉलेज है रिसालपुर में ही, वो सबसे अच्छी चीज ये थी कि जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग स्कूलों में नहीं पढ़ते थे, सुबह 7 बजे गए और 2 ढाई 3 बजे घर आ गए। ये था तो यूनिवर्सिटी, लेकिन ये चलता ऐसे ही है। तो यहां पर ये सिचुएशन थी कि 8 बजे क्लासेस स्टार्ट कर हो जाती थी, और रेगुलर क्लासेस लगती थी। बीच में सिर्फ लंच ब्रेक होती थी, और 2:30 बजे स्टूडेंट्स पैक होके अपने अपने हॉस्टलों में, और 3 साढ़े 3 बजे हम भी गायब। ऑन द अदर हैंड मैंने अपने कोलीग्स को देखा जो इस्लामाबाद पिंडी में थे,
उनको मैंने देखा कि वो उनकी यूनिवर्सिटी ही, यानी जब मैं H12 के अंदर कांटेक्ट करता था, कोई हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स वगैरह होते थे, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर टू स्टूडेंट अफेयर्स। तो मुझे जब नस्ट में राब्ता कर रहा होता था, तो जब हम आधा दिन गुजार के बैठे होते थे, वो अभी स्टार्ट कर रहे होते थे, उनके 10 बजे तक बंदे ही नहीं सीधे होकर कुर्सियों पे बैठे होते थे। तो वो जो है वहां पर मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मेरे जो बाय द मैं एक और रीजन बताता हूँ कि मैंने कॉमसेट को क्यों छोड़ा। कॉमसेट बिकॉज मेरे घर के, मेरा मेरा आबाई शहर है, मेरी फुप्पो, मेरे चाचू, मेरी सारी फैमिली वहाँ है, मेरी बहन वहाँ है। मैं जब कॉमसेट्स के अंदर एंटर हुआ ना, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कि मैं गलत हूं और बाकी लोग हूं, मैंने उस चीज को जो देखा है वो और तरीके से हो। मैंने जो कॉन्सर्ट्स को देखा वहां पे सबसे चीज मैंने देखी कि वहां पर मोस्टली जो लोग उन्होंने हायर किए हुए थे ना, स्टाफ, वो स्टाफ ज्यादातर वो था जो कि साहिवाल की सराउंडिंग्स, यानी बहावल नगर, बहावलपुर, मुल्तान, चीचावतनी, हड़प्पा, उकाड़ा, इस इन एरिया से वो बिलोंग करते थे। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि हम कैसे जुम्मे वाले दिन जल्दी बस पे बैठ के घर पहुंचे, और सोमवार को कैसे हम अपना लास्ट पीरियड रखवा के सबसे लेट वापस आए। एंड मोस्ट ऑफ द जूनियर फैकल्टी वो एक सेपरेट बिल्डिंग में बैठी हुई थी, और जो सीनियर फैकल्टी थी वो एक और बिल्डिंग में बैठी हुई थी। अब प्रॉब्लम ये था कि वो जो सीनियर फैकल्टी भी थी वो भी ऑलमोस्ट ऐसी थी उस वक्त के, जो रिटायर होने के नजदीक थी, या कहीं से रिटायर्ड बंदे पकड़ दकड़ के लेके आए हुए थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना जूनियर्स और सीनियर्स में, इतना बड़ा जो गैप है कि ये बैठे ही बिल्कुल डिफरेंट बिल्डिंग में हुए और सीनियर्स बैठे ही दूसरी बिल्डिंग में हुए, यहाँ पे मैंने क्या लर्न करना है। जबकि ऑन द अदर हैंड डॉक्टर साहब, हम देखें ना, पुराना टाइम होता था, इवन आप प्राइमरी स्कूल के भी टीचर लगे, आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं ना, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है, और दूसरा आपने गैप क्रिएट कर दिया है, और एक हटो बच्चों वाला माहौल क्रिएट कर दिया है। तो बड़ा डिफिकल्ट है कि जो आप यंग जनरेशन है, आपने ना अपना, जब आप इंस्टीट्यूट में या अदारों में होते हैं, आपने अपने सक्सेसर्स क्रिएट करने होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आइसोलेट करके जो है ना, आवाम को आधी से ज्यादा जो है अपने एम्प्लॉयज को फेंक दें, और बड़ा डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए कल को ऑन बोर्ड होना। तो जबकि मैं एमसी में गया, दे हैव वेल ट्रेन्ड, बहुत क्वालिफाइड किस्म के उनके पास फैकल्टी थी, और मोस्ट ऑफ द फैकल्टी थी जो यूएस फैकल्टी थी। आप कभी यूएस, मेरे ऐसे टीचर्स भी रहे हैं जो यूएस से, जिनकी पीएचडीज थी। कभी आप यूएस वाले के हत्थे चढ़े ना, वो एक दफा रोना निकाल देते हैं एज ए स्टूडेंट। तो यानी वो पढ़ाते हैं बड़े अच्छे जस्टिफाइड तरीके से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो मैं जब रिसालपुर में गया, अब वहां पर सबसे अच्छी चीज ये थी कि इंजीनियरिंग का मैं अकेला लेक्चरर था, और वहां पर जो है 4 से 5 सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट थे, लाइक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन। तो अब उन सबके अपने अपने एचओडीज भी थे। तो अल्लाह पाक ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसका मुझे सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि मैं एक अकेला उस वक्त स्टार्ट जब किया, बाद में बाकी भी आ गए थे, तो मैं एक इंजीनियरिंग का लेक्चरर था, तो मुझे ना हर कोई, तो ये बेशक मैं एक डिपार्टमेंट के साथ एफिलिएट होकर काम कर रहा था, लेकिन मैं सिविल इंजीनियर तो था नहीं, मैकेनिकल और मैकाट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड से आया हुआ था। तो सारी मेरे एचओडी थे, और मैंने भी सबको एचओडी बनाया हुआ था। और उन इस चीज का फायदा ये हुआ कि मुझे उन सब से बहुत ज्यादा सीखने को मिला, स्टार्टिंग फ्रॉम के लेक्चररशिप। और वो तो एक साइड पे है, वो तो ऑफ कोर्स वो प्राइमरी जॉब है, वो तो हमने करनी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स बनाया। जब मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर की पोजीशन वहां पे उस ऑफिस को मैंने उस ऑफिस में काम स्टार्ट किया, तो मुझे आइडिया हुआ, अच्छा यार, अपार्ट फ्रॉम आवर टीचिंग एक्सपीरियंस, आपकी जो एक जर्नल यूनिवर्सिटी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे वर्क करती है, क्या सोचती है। क्योंकि आपका फिर राब्ता, आपका फिर वास्ता पड़ना शुरू हो जाता है क्लर्कों के साथ, दूसरे लोगों के साथ। तो बहुत सी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं। मैं उस वक्त जब असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स अरेंज करना। ऑफ कोर्स मेरे बाकी जो सीनियर्स थे, मेरे बॉसेस थे,
वो मुझे बहुत ज्यादा असिस्ट करते थे। उस कॉलेज के जो डीन थे, प्रिंसिपल थे, वो बहुत ज्यादा असिस्ट करते थे। एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, विच वाज वेरी वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट थिंग, जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, उस कॉलेज का ही कमाल था, उसका नाम था तो चलता था। तो वो बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बहुत मेहनत करता है वो इंस्टीट्यूट। और बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए नहीं अच्छी, कि लकीली उस कॉलेज के अंदर ना कोई फीमेल स्टूडेंट मैंने नहीं देखी, वहां पे आती ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये होता है कि वहां पर फीमेल्स की प्रेजेंस ना होने की वजह से ना जो स्टाफ है और फैकल्टी थोड़ा ना रफली भी ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो जिसकी वजह से ना उनके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा बेहतर होती है। उनको थोड़ा सा मतलब जरा करके पढ़ाया जाता है, और जबरदस्ती मतलब इस तरह समझें कि वहां पर स्टूडेंट्स को एक किस्म का बांध के जिस पर्पज के लिए उनके माँ बाप ने भेजा ना, वो ऑब्जेक्टिव अचीव कराया जाता है। तो अच्छा माहौल था, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो डॉक्टर साहब उसमें ये सिनेरियो था कि हम लोग 7 to 3 और 7 to 2:30 तक का बाद अपने अपने रूम्स में जाते थे खाना शाना खा के। वहां पर चूंकि अब यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे थे, कंटोनमेंट के अंदर रह रहे थे, वहां पे मेस था हमारे पास, वहां पे लॉन्ड्री फैसिलिटी थी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज थी। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से यूज किया, अपनी हेल्थ को डेवलप किया। जो टाइम में मेरे जो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोलीग थे वो अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल करने में लगाते थे, मैं उसको अपनी स्टडीज के ऊपर लगाता था। बल्कि मैंने अपने मास्टर्स थीसिस में से रिसालपुर के अंदर आके मैंने अपना कॉन्फ्रेंस आर्टिकल निकाला। उसके बाद मैंने एक और सिंपोजियम प्रेजेंट की, एक पोस्टर प्रेजेंट किया टर्की के अंदर, वो भी मैंने यहीं से किया। तो मतलब यहाँ पर मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा टाइम मिला। तो यहाँ से मैंने एक ये लर्निंग, मेरे लिए लर्निंग थी कि ऑफ कोर्स बड़े शहरों में रहना, एक्सेस टू बिग प्लेसेस, पार्टी प्लेसेस, अच्छी बात है। लेकिन आपने कोशिश करना है कि ऐसी लोकेशंस को, जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं या बाहर के कंट्रीज में जाते हैं, ऐसी जगहों को सिलेक्ट करें जहाँ पे एक एकेडमिक एनवायरनमेंट हो, आपकी एक्सेस टू योर डिपार्टमेंट, योर लेबोरेटरी, योर फैसिलिटीज ज्यादा इजी हो, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करें। अगर कोई बंदा घंटा घंटा ट्रेनों के अंदर या ट्रैम्स के अंदर बैठ के ट्रेवल कर रहा है, उस बेचारे घंटा जाने घंटा आना, तो वो अपनी लाइफ के अंदर उसके पास तो दिन के 22 घंटे गए। तो खैर, आ, मैं आफ्टर 1.5 years सर्विंग इन MCE, आई स्ट्रांगली रियलाइज दैट के जो है ना, दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन आई कैन गेट। सो आई नीड सम PhD if I want to live in, if I want to, बिकॉज एक्चुअली डॉक्टर साहब आपको पता है कि जब आप लेक्चर या मास्टर्स पढ़ के, मास्टर्स के बाद आप जब लेक्चरशिप में आते हैं, तो आपकी एक ना मतलब उस वक्त, अभी तो खैर हालात फाइनेंशियली बड़े डिफरेंट हैं, उस वक्त मतलब बड़ी हैंडसम सैलरी होती थी। मतलब जो मैंने अपनी लास्ट सैलरी ड्रॉ की थी वो 75,000 रुपीज थी। तो अच्छी सैलरी थी एक फ्रेश बंदे के लिए जिसने मास्टर्स किया है। तो वो जो है ना डॉक्टर साहब, उसमें फिर ये सिनेरियो था कि मैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में देता था। फिर मुझे जब ये रियलाइजेशन हुई कि अब मुझे अपनी PhD ढूंढनी चाहिए, बिकॉज अब अगर मैं इंडस्ट्री की तरफ जाता हूँ, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। और बिगिनिंग का मतलब ये है 15,000 20,000। और यकीन करें डॉक्टर साहब, जितने बैचलर्स के लोग हैं ना, हाँ कोई ये मल्टीनेशनल लाइक नेस्ले या PNG को क्रैक कर लिया, एटॉमिक एनर्जी वगैरह में चला जाए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अदरवाइज जो एवरेज मार्केट है वो 20-25 हजार रुपए से ऊपर कुछ भी नहीं देती पाकिस्तान में। अभी शायद हालात को, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ऐसी हों। मैं ये बात कर रहा हूँ 2014 2015-16 की। तो मैंने फिर ना डॉक्टर साहब कहा कि अभी तो फंस गए, अभी एकेडमिया में कंटिन्यू करना है। तो लिहाजा जो है ना, अगर अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करनी है तो, और यही एक रास्ता है प्रमोट होने का। तो डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ बिहेवियर भी इस तरह का था
कि आई थिंक आई वाज द वन इन द नस्ट जो 2.5 साल का 2.5 साल ना प्रोबिशन पे रहा है। तो मेरे से बाद वाले आके जो है ना, उनका प्रोबिशन खत्म हो गया था, तो मुझे जो भी डीन आते थे जाते हुए प्रोबिशन पर डाल के निकल जाते थे। अ, लेकिन बड़ा मुझे एक्सपीरियंस हुआ, और इस चीज ने मुझे बेनिफिट भी किया। वो कैसे बेनिफिट किया डॉक्टर साहब, मैंने अपनी ना पीएचडी जब ढूंढनी स्टार्ट की, तो एक्चुअल में मेरी पीएचडी, मुझे साउथ कोरिया का ऑप्शन आया, और साउथ अफ्रीका का ऑप्शन आया, और एक मेरे पास यूएस का ऑप्शन था, बट यूएस के ऑप्शन के अंदर मुझे फी वेवियर नहीं मिल रहा था। फी वेवियर कह रहा हूँ, मुझे स्टाइपेंड वगैरह कोई प्रॉमिस नहीं किया जा रहा था। तो कंडीशन तो मेरे जेल में आया, मैंने कहा यार 2.5 years हो गए हैं, मतलब 1.5 year के बाद जब मैंने अप्लाई, यार इतना टाइम हो गया है, अच्छी भली मतलब एक अच्छा मेरा गुजारा हो रहा है, ऐसे खाम खा जो है ना, विदाउट फंडिंग जो है ना, जाके फंस जाऊंगा, ना पीछे आने का रहूंगा, ना आगे जाने का रहूंगा, खुदा ना खास्ता। क्योंकि आपको पता है जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो ऑलवेज एक क्वेश्चन आपको हॉन्ट करता है जब आप पीएचडी में, कि यार अगर पीएचडी ना हो सकी तो देन व्हाट। शायद आपके साथ भी हो, मेरे साथ तो बहुत होता था। तो तो उसकी वजह से ना लोग कोशिश करते हैं कि यार बिल्कुल ही कश्तियां जला के ना। तो डॉक्टर साहब उसके बाद फिर ये सिनेरियो था कि मैंने पहला साल अप्लाई किया, कोई ये खैर बिफोर दैट कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिलती, मैंने एक साल कंसिस्टेंटली अप्लाई किया, मुझे किसी ने कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इवन दो मेरा एक आर्टिकल भी था। 6 महीने के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अप्लाई करना, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर दिल छोड़ के बंदा बैठ जाता है, अ, फिर बंदा ना मतलब एचओडी से कोई थोड़ी बहुत बंदे की तल्ख कलामी होती है, फिर बंदा स्टार्ट आके मतलब उनके साथ जब भी तू मैं हुई, फिर वापस आके बैठे लैपटॉप के ऊपर सीवियां डालनी शुरू कर दी, एप्लीकेशन अप्लाई करनी शुरू कर दी। तो उस वजह से ये सीन हुआ कि एक दिन मतलब मैं एप्लीकेशन वगैरह डाल के खत्म कर दी, मुझे लगा कि बस अब पीएचडी भी नहीं मिलती, तो हालात बस यही हैं, अभी यहीं पे बैठे रहो चुप करके जब तक नहीं मिलती। तो डॉक्टर साहब मैं ना एक चीज पे के ऊपर कन्विंस था कि यार मेरी अच्छी भली लगी बंदी तनख्वाह है, मैं सुकून से अपनी, मुझे मेरी रोजी रोटी अल्लाह पाक ने लगाई हुई है, तो मैं मुफ्त में अपन एक आप कल को विदाउट फंडिंग पीएचडी भी पे भी चले जाओ, और कल को वहां जाके फंस जाए, खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला मसाइल आ जाए, तो बी इन ट्रबल, तो मैं स्ट्रांगली स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि आपको वेस्ट के अंदर आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, मिलती हैं, आप लोग जल्दबाजी ना करें, आपको टाइम लेना चाहिए, इसका इसका फायदा आपको ही होगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि अ, जब आप बगैर फंडिंग के आते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रोफेसर आपको बड़ी बड़े रेयर चांसेस हैं कि प्रोफेसर या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट आपको जो है फंडिंग अरेंज कर दे। ये मैं आपको डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट माय जर्नी इन ऑलबुक यूनिवर्सिटी। तो मैंने सर फिर अप्लाई करना छोड़ छोड़ दिया, दिल छोड़ छाड़ के बैठा हुआ था, तो अचानक ये हुआ कि मुझे एक प्रोफेसर ने कोरिया से रीच आउट किया, और मेरे पास साउथ अफ्रीका की अपॉर्चुनिटी थी जो कि नस्ट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू थी। तो मुझे साउथ कोरिया से एक प्रोफेसर ने अप्रोच किया, और बाय द वे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, आई वॉज ऑलवेज रिलेक्टेंट कि मैं पीछे बॉन्ड करके नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था, आप जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपने थोड़ा बहुत अपना जहन भी खोल के रखना होता है, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये जो है मुझे ये प्रोविशन से तो हटा नहीं रहे, तो कल को मैं वहां जाऊंगा, पीछे से डीन चेंज होंगे, ही वॉज सो काइंड के उन्होंने मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, पीछे से डीन अगर चेंज हो गए तो ये मुझे तंग करेंगे, एंड आई विल बी इन ट्रबल, और आपके ऊपर जो मर्जी क्लेम डालें। तो ये मैं किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं, नॉर्मली सारे इंस्टीट्यूट इसी तरह से चलते हैं। तो वो जो सिचुएशन थी ना डॉक्टर साहब, मैंने फिर ना साउथ कोरिया वाली ऑप्ट करना मुनासिब समझा, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि यार ये प्रोविशन से हटा नहीं रहे, तो अब जाना है तो रिजाइन करके जाना है, क्योंकि मेरे बाद वाले जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर थे उनको स्टडी लीव लेना मुश्किल हो रही थी, तो मेरे लिए जब परमानेंट को मुश्किल हो रही है, मैं तो प्रोविशन पे था, मैं किस खेत की मूली हूँ, मुझे तो वो तंग करेंगे। तो फिर डॉक्टर साहब मैंने कोरिया के अंदर एक प्रोफेसर ने मुझे रीच आउट किया, एंड मैं ये आपको इस वजह से ये वाक्य पूरा बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप अप्लाई करें, फंडिंग्स होती हैं और मिलती हैं। वो प्रोफेसर थे, मुझे उनका नाम भूल गया, ईमेल वगैरह में होगा, वो पड़ी हुई होगी अभी। उन्होंने कहा कि यार ये जो तुम्हारा काम है ना, प्रोस्थेसिस और बीसीआई से रिलेटेड, ये ठीक है, मैंने ये पढ़ा, काफी अच्छा काम है,
और मेरे मेरे पास ना, तुमने 6 महीने पहले अप्लाई किया था, मेरे पास अब पोजीशन आई है, तो मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखा है कि तुम ना कुछ रिसर्च कर लेते हो, तो लिहाजा हम काम करना चाहते हैं हेड हेड माउंटेड वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस के ऊपर। तो आप डॉक्टर साहब कंप्यूटर साइंसेज के हैं, तो आपको खुद आइडिया होगा कि कहाँ रोबोटिक्स और प्रोस्थेसिस और कहाँ हेड माउंटेड वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस, कोई मेल जोल ही नहीं मिलता। तो मैंने खैर उनको कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, मैं रेडी हूँ, करते हैं। क्योंकि अभी जो है ना डॉक्टर साहब, मेरा नॉर्मली ये होता है कि ना यार, आप ना 2.5-3 साल एनफ होते हैं एक पोजीशन के ऊपर, या आप प्रमोट हो जाए या वहां से छोड़ के स्विच कर लें। ये एक। तो मैं बड़ा एग्जॉस्टेड था, मैं अब फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे अब लेक्चरर की पोजीशन वगैरह कंटिन्यू करूँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार लेट्स सी, जाते हैं वहां, कूदते हैं, फिर देखते हैं होगा क्या होगा। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मीनवाइल ये हुआ कि मेरे सीनियर्स थे पिंडी में रहते। मैं उनसे बैक एंड फोर्थ मिलने जाता था, क्योंकि हम मिलके जो है ना आर्टिकल्स वगैरह पे काम करते थे। मैंने टर्की में जो पोस्टर प्रेजेंट किया था वो भी उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन में किया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये सीनियर मेरे, ये मी कॉलेज से बने। मेरे लिए ऑलवेज ये एक गाइडेंस थे। मेरे सीनियर्स मुझे, उन्होंने बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया हुआ कि एक लेसन है कि आपके अच्छे दोस्त या अच्छे सीनियर्स होना भी ना एक बहुत बड़ी नेमत है। और उसके बाद ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि आप उनको सुनते हो। कई लोग सुन तो लेते हैं, करते अपनी है। तो वो मेरे सीनियर थे, उनका नाम नबील भाई है, उनका बैचलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से था। और वो उस वक्त ब्रसल से आए हुए थे, क्योंकि वो वहां पर आ रहे थे। उन्होंने कहा यार एहसन, तुम जरा हमारे पास आओ, मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं भी ब्रसल्स में ना अभी पीएचडी के अंदर स्टार्ट करने लगा हूँ। और जो ये हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ जनोवा के अंदर इनको पीएचडी मिल गया। मैंने कहा अरे वाह, ये तो मस्त हो गया। मैंने कहा भाई, मेरा मेरा भी कोरिया के अंदर पीएचडी हो गई है, तो लेट्स पार्टी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं पिंडी में उनके पास गया। हम लोग बाहर जाके कढ़ाई शढ़ाई खाई, सारा अपना पार्टी शार्टी सीन करके वापस आए। रात को बैठे हम काउंटर स्ट्राइक खेल रहे। तो नबील भाई ने मुझे कहा यार ऐसा, मेरी बात सुन। मैंने कहा जी नबील भाई। कहते यार तेरी एप्लीकेशन तो बनी पड़ी है, सारा कुछ हुआ पड़ा है, ये ना एक पोजीशन आई हुई है ओलबुर्ग यूनिवर्सिटी में, और ये पोजीशन ना आरए की है, तो इधर तुम जरा सीवी डाल दो। तो डॉक्टर साहब, मैंने कोई फॉर्मल प्रोसेस से अप्लाई भी नहीं किया। मैंने उन वो सीनियर थे, उनका थोड़ा सा मतलब वो एक होता है ना, एक सीनियर आपके बैठा हुआ है, एक थोड़ा सा पीयर प्रेशर है। तो उन्होंने मुझे कहा ये सीवी तुम डाल दो, जो तुम्हारी एप्लीकेशन जैसी भी बनी हुई है। तो मैंने प्रॉपर चैनल से अप्लाई भी नहीं किया। मैंने बस डायरेक्ट ईमेल में कंपाइल की और सीवी वगैरह और अपना कवर लेटर डाला, आर्टिकल लगाया और भेज दी। अब वो कोरिया वाले प्रोफेसर ने 2-3 महीने लिए थे, ये डेनमार्क वालों ने मेरा जो है ना 20-25 दिनों में प्रोसेस करा लिया सारा केस। और डॉक्टर साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो स्कैंडिनेविया है, खासतौर पे डेनमार्क और नॉर्वे और स्वीडन, ये जो, ये मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड के अंदर कोई और स्टेपेंड को मीट कर सकता है। स्टेपेंड बहुत अच्छा था अगेन। अब वो पोजीशन थी एक्सोस्केलेटन से रिलेटेड, बिकॉज मेरा बैचलर्स रोबोटिक्स में था। फिर प्रोस्थेसिस में मैंने मास्टर्स किया। ये एक्सोस्केलेटन, दिस इज वन वन फॉर्म ऑफ रोबोटिक्स, बिकॉज द डिफरेंस इज दैट कि जो एक्सोस्केलेटन्स हैं वो एक वियरेबल रोबोट्स हैं, जिसके साथ आप, ये वो भी इंटरेक्ट करती है और वो ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। तो एक कोऑर्डिनेटेड आप बेसिकली जो है ना एक एक सिस्टम होता है ये। अ, तो डॉक्टर साहब, मेरा वहां पे और ये ज्यादा अलाइन भी था, तो मैंने ना कोरिया वाले प्रोफेसर को अल्लाह हाफिज कहा और मैं डेनमार्क आ गया। तो बाकी डॉक्टर साहब, डेनमार्क जब मैं आया तो शुरू में मेरी जर्नी थी, अच्छे दोस्त भी मिले, मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे थे, सबने गाइड किया। बट अगेन डॉक्टर साहब, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि मुझे है ना पीएचडी के अंदर और मास्टर्स के अंदर, दे ऑल आर समहाउ लिंक टू माय माय बैचलर्स। और मुझे वहां जाके अंदाजा हुआ कि अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है ना, तो आप जितने मर्जी एमएससी कर लो, जितनी मर्जी पीएचडीयां कर लो, आपको जब तक वो फाउंडेशन को आप करेक्ट नहीं करोगे,
तो आपकी हाई लेवल एजुकेशन का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि आपको फाउंडेशन नहीं पता, आपको पता नहीं है, आप सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे हो, अगर आपने कभी चला चलू लिया अभी तो उसमें डॉक्टर साहब हुआ आफ्टर 1 ईयर मेरा, अभी ये एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं पीएचडी में यहाँ आया। तो डॉक्टर साहब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे एक लेसन था कि जब कोई प्रोफेसर आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर बुलाता है ना, तो आपके लिए ना प्रॉब्लम ढूंढना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना, आप काम करना, आप ना बड़ा स्ट्रेट अवे काम स्टार्ट कर दें यहाँ के। और दूसरे नंबर पे जो है, यहाँ पर कोर्स वर्क भी इतना हैवी नहीं था। यूरोप के अंदर कोर्स वर्क भी नॉर्मली जो है ना, आपका 3-4 दिन का कोर्स होता है, एक ईसीटी, 3-4 ईसीटीएस का, और बस खत्म। उसके आपने एक असाइनमेंट सबमिट करनी होती है विदाउट एनी एग्जाम। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ये था कि मैं यहाँ से आगे चला, स्टार्ट की, मुझे 1 साल हो गया और मेरे से अपना टाइटल फाइनलाइज नहीं हो रहा था। तो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस थे बिकॉज ऑफ माय फाउंडेशन। फिर मुझे जब 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के पहले तक मैं अपने साथ स्ट्रगल करता रहा कि यार किसी तरह करके ना बच्ची इस चीज को, आदत होती है कि यार बस एक दफा निकल जाए, फिर कल की कल देखेंगे। तो वो जो है ना, मुझे 1 साल के बाद समझ आई कि भाईजान ये जो पीएचडी है ना, ये है ऐसी चीज है जो आपने, ये आपका बोझ और आपने खुद उठाना है, कोई दूसरा शेयर नहीं करने आएगा। आप सम अच्छा टाइम देख रहे एहसन होते भाई, हैं कि यार कोई आपको मैं बंदा मुझे हेल्प कर दे। इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी हम मेरे ख्याल में ये वेरी जी इंटरेस्टिंग जी। सेशन है, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो स्टोरी बताई है ना, एक सेशन और रखेंगे इस पे। और आपका जरूर साउथ जरूर कोरिया सर। तक जर्नी ये कंप्लीट हुआ, और अब हम आगे नेक्स्ट जो है वो आपका आलबर्ग यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो टाइम की लिमिट की जी वजह से जी। ना मैं बस वो उसमें जो है ना वो उसके लिए माजरत कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम जरूर जो है सर, हाँ। इसको अगले सेशन में रखेंगे, और अंटिल दैट फॉर आवर ऑडियंस, कीप बिल्डिंग एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। सो यासन भाई ने जो बातें बताई हैं बड़ी वेरी प्रैक्टिकल थी और इतनी कम्प्रीहेंसिव थी, मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया, एक ही क्वेश्चन का भी उन्होंने आंसर नहीं कंप्लीट किया, तो अभी आगे काफ़ी क्वेश्चन पड़े हैं। तो इसलिए हम एक सेशन और लेंगे, हो सकता है 2 सेशन ही लेने लेने पड़ जाए, जो मुझे सूरत हाल लग रही है। तो इंशाल्लाह यासन भाई से इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। यासन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, and let's have another session inshallah later शुक्रिया। on. Thank you.